हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग आल्हा रुदल का सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आल्हा रुदल कैसे जो है अपने पिता का खोपड़ी जो है वापस लेके आता है मांडवगढ़ से। मांडवगढ़ से वापस लेके आता है महोबा, बात समझ रहे हैं। और साथ में वहां के राजा जंबे का भी सर लेकर आता है, बात समझ रहे। और कहता है कि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गिद्ध ना खाए, माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जंबे का सिर उतार। जंबे का सिर उतार के लिए आता है महोबा। तो कहानी का यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, कहानी क्या था नहीं था। अब कहानी को लेके चलते हैं आगे। देखिए कैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ में अब इनका युद्ध होने वाला, ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। पृथ्वीराज चौहान के साथ में इनका युद्ध होने वाला है। कैसे होता है? तो जब ये लोग मांडवगढ़ को जीत के आते हैं तो आपको याद होगा कि इनका एक कैरेक्टर था इनके दरबार में, इसका नाम था जो इनका मामा जो है आल्हा रुदल का शक्ति को देखकर ये बहुत ज़्यादा सोचता है कि यार ये दोनों भाई अगर रहा ना तो हो सकता है कि आगे चल के ये लोग राजा बन जाएगा महोबा का, तब क्या होगा। बात समझ रहे? कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मामा इनके शक्ति से भली भांति परिचित था, जानता था कि ये लोग क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतना पावरफुल था आल्हा रुदल, ना डरता था किसी से। बात समझ रहे? कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, कैसे इनको रास्ते से हटाया जाए। अब फूट डालने का काम शुरू करता है कौन? फिर से मामा दोबारा, और पहुंचता है कहाँ? मलखान के पास। मलखान जो तिलका का बेटा रहता है। तो भाई मामा जो पहुंचता है किसके पास? मलखान के पास। अब मामा सोचता है कि किसी भी तरह से जो है आल्हा रुदल को जो है यहाँ से रास्ता से हटाया जाए। अब मलखान को जाके बोलता है बहुत प्यार से उसके कानों में, मलखान तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता से राज्य को छीना गया था, सिरसागढ़। आपको याद होगा, कहानी बताया था आपको कि सिरसा महल बनाया गया था, और उस सिरसागढ़ को छीना गया आपके पिताजी से। और छीनने वाला कोई और नहीं, छीनने वाला वही शख्स है पृथ्वीराज चौहान। अब नाम आया पृथ्वीराज चौहान। मामा कहता है किसे? कहता है कि महाराज ने वह दोबारा छीनने की प्रयास नहीं की, मलखान दोबारा छीनने की प्रयास नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज भी सिरसागढ़ पर पृथ्वीराज चौहान का बेटा बैठा हुआ है। ये मलखान को कह रहा है, उसके मामा। और उसका बेटा का नाम क्या रहता है? तो उसका नाम रहता है पारत, है ना। अब जब मलखान सुनता है इस बात को कि मेरे पिताजी को प्रताड़ित करके सिरसागढ़ से उतार दिया गया था, गद्दी से हटा दिया गया था, और ये तो भाई बर्दाश्त के बाहर है। ये पहुंच जाता है राजा के पास और राजा से कहता है कि महाराज क्या ये सत्य है? और यही बात जाके वो रानी को भी सुनाता है। यही बात जाके रानी को भी वह सुनाता है। बात समझ रहे? ठीक है, रानी को भी सुनाता है कि माते क्या ये बात सच है? ऐसा हुआ था
क्या सिरसागढ़ पे पृथ्वीराज चौहान ने हमला किया था? क्या हमारे पिता को अपमानित किया गया था? क्या सिरसागढ़ हमसे छीना गया है? तो कहती कि हाँ, ये तो बात सत्य है, ये बात सत्य है। और महाराज भी कहते हैं कि ये बात सत्य है, ऐसा हुआ है। लेकिन पुत्र वह मांडवगढ़ नहीं, वह राजा पृथ्वीराज चौहान के अधीन है, वह राजा पृथ्वीराज चौहान के अधीन है। उसका बेटा पारत उस गद्दी पर बैठा हुआ है। और उधर से कहता है मलखान कि कोई भी हो, पृथ्वी हो, पारत हो या एनीबॉडी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। भैया, कौन भैया? आल्हा भैया, वो वक्त आ चुका है कि हम लोगों को फिर से सिरसागढ़ पे हमला करना होगा, और उस सिरसागढ़ को जो हमारा है उसे छीनना होगा। ये मलखान कहता है अपने भाई से, बड़ा वाला भाई से, आला से। आला कहता है कि चलो फिर चलते हैं। उधर रुदल को बुलाया जाता है। रुदल तैयार, रुदल आता है, भैया क्या बात, क्या विचार चल रहा है, क्या बात विमर्श हो रहा है? रुदल, सिरसागढ़ को जीतने की तैयारी की जाए। रुदल खुश, वाह, फिर से एक बार युद्ध के लिए जाना है, मजा आ गया। पहुंच जाता है सिरसागढ़ पे, ये लोग रणनीति बनाकर पहुंच जाता है सिरसागढ़ के सिर टॉप पे, मतलब उसके घर महल के सामने। अब महल के सामने जब पहुंचता है तो संदेश भिजवाता है। सबसे पहले संदेश भिजवाता है राजा पारत के पास, और कहता है कि राजा पारत, या तो तू सिरसागढ़ छोड़ या फिर युद्ध लड़, दोनों में से एक काम कर। सिरसागढ़ का जो राजकुमार रहता है पारत, वो राजकुमार पारत को जब सुनाता है स्टोरी उनका सेनानायक, तो सेनानायक को कहता है कि यार अब क्या किया जाए, ये आला रुदल के बारे में तो बहुत सुने हैं, बहुत सुने हुए हैं, ये लोग वीर योद्धा है, भाई कैसे इससे होगा? तो सेनानायक कहता है कि महाराज कुछ नहीं, वेलकम टू डैड, प्लीज कॉल डैड। अब उस समय मुकेश अंबानी का भाई जियो था नहीं, उसमें पत्र जाता था ना, पत्र। हम मुकेश अंबानी का जियो, आज ना जियो है, उस समय पत्र जाता था। तो राजकुमार पारत जो है अपने पिताश्री को पत्र लिखता है और भेजता है पत्र में कि पिताजी, वी आर ऑन ट्रबल, बहुत मुसीबत में है, हम लोग को घेरा जा चुका है, हम लोग घिर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान गद्दी पे बैठा हुआ सुनते रहता है, जब उसका सेनानायक उसको सुनाता है तो, और वो उठ के खड़ा हो जाता है, बोला कौन गुस्ताख जो है सिरसागढ़ पे आंख उठाने का हिम्मत कर रहा है। अब याद रखिएगा, आपको याद होगा कि महोबा पे पृथ्वीराज चौहान नहीं जीता था, उसका अगल बगल का जो प्रदेश था ना वो जीता था, जो बताए थे आपको, और सेना अपना तैयार करके रख दिया था, जो बाद में फिर महोबा पे जब पृथ्वीराज चौहान का बता रहे थे आपको, तो उसमें कहानी बताए हुए। पृथ्वीराज चौहान जो है अपना एक सेना नायक को आदेश देता है, और वो सेना नायक कौन है? चामुंडा राय। चामुंडा राय को कहता है भाई 10,000 घुड़सवार लेकर आप पहुंच जाइए सिरसागढ़, हमारे बेटे पारत का मदद कीजिए। चामुंडा राय आदेश लेता है, बोलता है जी हुजूर, और पहुंच जाता है कहाँ? सिरसागढ़। सिरसागढ़ पहुंच गया कौन? चामुंडा राय। पारत एकदम तैयार, अब तो पापा भेज चुके हैं ना, हाँ 10,000 घुड़सवार है, टेंशन नहीं, लड़ने के लिए तैयार। युद्ध का मैदान पहुंच गया चामुंडा राय। पारत एक तरफ, और एक तरफ आल्हा, रुदल, मलखान, देभा और ब्रह्मा, तैयार युद्ध। अब 4-5 जो है रणनीति बना के सिरसागढ़ में जाता है।
अलग अलग रूप से, अलग अलग जगह से सब हमला करेगा। बात समझे? अलग अलग रूप से अलग अलग हमला करने वाला युद्ध शुरू होता है। दोनों तरफ से युद्ध शुरू, काटना शुरू। कहा जाता है कि सिरसागढ़ का युद्ध जब होता है 6 दिनों तक लगातार युद्ध होते रहता है, कंटिन्यू खून का वर्षा होते रहता है, इतना कत्लेआम होता है दोनों तरफ से। 6 दिनों तक युद्ध चलते रहा। 7वां दिन जो है उदल और राजा पारथ आमने सामने आते हैं। कहता है कि ये रक्त बहाने से कोई फायदा नहीं है, हो जाए एक बार आमना सामने दो राजाओं के बीच में। तो पारथ और उदल के बीच में आमना सामने युद्ध होता है। उदल पारथ सिरसागढ़ का राजा, पृथ्वीराज चौहान के बेटा। अब सामने लड़ाई हो रहा है दोनों का। अब इस लड़ाई में उदल जो है वो पारथ को घायल कर देता है। अब घायल जैसे ही करता है तो पारथ जो है वो दौड़ते हुए भाग जाता है महल की ओर, और फिर वहां से भाग जाता है अपने पिताजी की ओर। पापा कहते हैं कि बेटा को पहले संभालो, वैद्य लोग को बुलाओ, इसका इलाज करवाओ। उधर युद्ध के मैदान में कौन है? युद्ध के मैदान में कौन है? चामुंडा राय। युद्ध के मैदान में चामुंडा राय है, और चामुंडा राय जो है रणनीति बनाता है 7वां-8वां दिन, और उदल और आल्हा को चारों तरफ से घेर लेता है। चारों तरफ से घेर लेता है। अब सोचो, एक वीर योद्धा जो मांडवगढ़ को जीता और कितने साम्राज्य को जीता, वह उसको घेर लिया कौन? चामुंडा राय। क्या दृश्य होगा? वो घेरा उसको चारों तरफ से। छोटकू उदल कहता है पूरी कचौरी छान ना मिलहो, पूरी कचौरी छान ना मिलहो, 12 मास चले तलवार। फिर दोनों के साथ में जबरदस्त युद्ध हो रहा है, समझे? अब कहा जाता है कि इस युद्ध में आल्हा रुदल चामुंडा राय को बुरी तरह परास्त करता है। ये डायलॉग के बाद, अब परास्त करने के बाद चामुंडा राज जो है ये भी दौड़ के भाग जाता है। कहाँ? पृथ्वीराज चौहान के पास। बाप तो बाप होता है ना, सब सीधे पापा के पास पहुंचता है। मतलब हाँ ठीक है, लेकिन गॉड फादर कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब इस प्रकार सिरसागढ़ को जो है वो जीत जाता है। तो यहाँ पे एक बात कहा गया था कि बड़े लड़ाइयाँ महोबा वाले इनकी मार सही ना जाए, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गए, ऊपर लुथ रही लटकाए। ये सब वाक्य है, जब आप सुनिएगा कभी कभी उधर का पूरा कहानी गाँव देहात में चलते रहता है। अब यहाँ सिरसागढ़ पे विजय प्राप्ति हो चुका है, किसका? आल्हा और रुदल का। अब सिरसागढ़ भी जीत गया, बात समझ रहे हैं? इधर मांडवगढ़ भी जीत गया। अब पहुँचता है लोग जीत के खुशी में यहाँ पे
अब देखो सिरसागढ़ को वो जीत चुका है। अब जीतने के बाद पहुंच गया महल। अब महल जब पहुंच गया तो उसका मामा सोच रहा था कि किसी भी तरह से आल्हा रुदल को यहाँ से हटा दिया जाए, और आल्हा रुदल को हटाएंगे रास्ते से सब हट जाएगा, तो फिर हो सकता है कि हम भी राजा बन जाएं। ये चक्कर में था, बात समझ रहे हैं। तो आल्हा रुदल को किसी भी तरह से हटाना चाहता था। जब सिरसागढ़ को जीता आल्हा रुदल, तो कहा जाता है कि एक ऋषि मुनि के द्वारा इनको एक घोड़ा दिया गया था। एक घोड़ा इनको दिया गया था कि आप ये घोड़ा को रखें, घोड़ा को पालें, पोसें, और ये घोड़ा आपके साथ रहेगा हमेशा जब भी आपको युद्ध लड़ेंगे तो। अब ये बात उसका मामा का नाम है भैया माहिल, ये बात उसका मामा जो है ना जाके अपनी बहन को सुनाता है। कहता है कि बहन ऐसा है कि आल्हा रुदल जो है वो बहुत वीर योद्धा हो गया है, और हो सकता है कि उसके पास जो घोड़ा आया है वो घोड़ा बहुत ही योग्य है, और ऐसा कार्य कर देता है कि आने वाले समय में हो सकता है महोबा पे वह हमला करके आल्हा रुदल कहीं राजा ना बन जाए। तब इसका बेटा तो भैया कौन है, बात समझ रहे हैं। अब उसका कान भरती है, तो कान जब भरता है उसका मामा, अब ये मैडम चली जाती हैं राजा के पास जाती हैं, राजा को कहती हैं कि आल्हा रुदल के पास जो घोड़ा है वो घोड़ा आप मांगिए उससे, और मुझे संदेह है कि आल्हा रुदल जो है हो सकता है कि आप आने वाले समय पे आप पे हमला ना कर दे। आल्हा रुदल का बात सुन के पहले तो राजा जो कहते हैं कि ना ऐसा संभव ही नहीं है, आल्हा रुदल हमारे वफादार हैं, वफादार के साथ साथ में हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन आपका बेटा नहीं ना है महाराज, आपका बेटा है क्या, नहीं। और ये सब जानता है कि सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। महाराज को भी लगता है कि हाँ हो सकता है मेरी रानी जो कर रही है सही बात कर रही है। देखो अभी तक पृथ्वी चौहान हमला नहीं किया, याद रखना ये बात सही है। तो महाराज आल्हा रुदल को बुलाते हैं दरबार में और कहते हैं कि आल्हा रुदल आपके पास जो घोड़ा है, जो ऋषि आपको घोड़ा दिए हुए हैं, उस घोड़ा को हमें वापस करें, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आल्हा तो चुप रहता है, रुदल कहता है कि हेलो नहीं देंगे, नहीं देंगे घोड़ा, क्या कर लीजिएगा, नहीं देने वाले घोड़ा। और जैसे ही ये बात बोलता है रुदल नहीं देंगे आपको हम घोड़ा, राजा के मन में और डाउट जो है वो और क्या हो जाता है, बैठ जाता है। क्या बात है जो घोड़ा नहीं देने वाला। तो आल्हा कहता है कि महाराज आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं जिस देश के लिए, जिस राज्य के लिए, जिन लोगों के लिए मैंने और मेरे भाई ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, हर वक्त हर समय आप सबों के लिए तैयार था, आज उन लोगों पे आप लोग संदेह भरी निगाहों से देख रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है, और मैं इस पूरे सभागार में, मतलब जो उसका दरबार था, इस दरबार में मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं दोबारा महोबा नहीं आऊंगा, मैं महोबा को छोड़कर जा रहा हूं। याद है जो पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हो रहा था तो आपको बताया गया था कि वो आया था लड़ने के लिए। ये वही घटना, ये वही घटना जो घटना घटा। और आल्हा रुदल और उसकी माँ देवलती को भी बुरा लगता है। ये भी कहती है कि जो मेरा बेटा इतना कुछ किया, आज उस पर संदेह किया जा रहा है मात्र एक घोड़ा के लिए।
फिर ये तीनों जो है वो निकल पड़ते हैं जंगल की ओर, चले जाते हैं जंगल की ओर। अभी निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। अब जंगल की ओर जब जाते रहते हैं तो ये बात उड़ते उड़ते खबर पहुंचती है कन्नौज। और कन्नौज के शासक कौन रहते हैं? जयचंद। और जयचंद को ये बात पता चलता है कि आल्हा और रुदल महोबा छोड़ के जा चुके हैं। तो अपना सेना को वो भेजता है आल्हा रुदल के पास जंगल में एक पत्र के साथ। और उस पत्र में कहता है कन्नौज के शासक कि महारानी, यह सौभाग्य होगा हमारे लिए कि आप और आपके वीर पुत्र हमारे प्रदेश में रहें। यह हम लोग के लिए सौभाग्य की बात होगी कि आप और आपके वीर पुत्र हमारे प्रदेश में रहें। यह संदेश प्राप्त होता है देवलती को और आल्हा और रुदल को। तो देवलती आल्हा रुदल को आदेश देती है कि चला जाए। कन्नौज पहुंचता है। और कन्नौज जब पहुंचता है तो भव्य दरबार में उस दोनों योद्धा का और देवलती का स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत होता है। और देवलती आल्हा रुदल कन्नौज में रहना शुरू कर देते हैं। इधर का परिस्थिति क्या है? इसका मामा सोच रहा था कि आल्हा रुदल को तो भगाना, रास्ते से भगा दिया और हमको सत्ता पे बैठना है। अब ये जिसका नाम रहता है माहिल, ये दौड़ते हुए पहुंच जाता है घोड़ा से, दौड़ते हुए घोड़ा पहुंच जाता है कहाँ? पृथ्वीराज चौहान के पास। अब पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि महाराज, वो वक्त आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आल्हा और रुदल प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। ये कान भरता है किसको? पृथ्वीराज चौहान, उसका मामा माहिल कान भरता है पृथ्वीराज चौहान को कि यही वक्त है, यही वो सही समय है जहां पे आप महोबा पे हमला कर सकते हैं और महोबा को जीत सकते हैं, क्योंकि आल्हा रुदल जो है प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान तैयार, आदेश देता है किसको? सेना नायक कौन? चामुंडा राय को आदेश देता है कि जाइए और महोबा पे हमला कीजिए। अब ये पहुंच जाता है कहाँ? महोबा पे हमला करने के लिए। बस हमला पे जब हमला करने पहुंच गया, अब क्या परिस्थिति है सो देखो। परिस्थिति यह है कि महोबा पे आपको कौन मौजूद है? महोबा पे है ब्रह्मा है, देवा है और मलखान है। और जब आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई जा रही थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान जो है मलखान को कहता है कि जाओ तुम संभाल के रखो, तब तक रोक के रखो इन लोगों को, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो है हमला कर देता है कहाँ? महोबा पे। अब महोबा पे जब हमला करता है पृथ्वीराज चौहान तो भाई महोबा के राजकुमार को पता ही नहीं चलता कि अब करना क्या है। हमारे दोनों वीर योद्धा तो अब इस प्रदेश में है ही नहीं। उनको उस समय बहुत पछतावा होता है कि मैंने उन पे आरोप क्यों लगाया। पृथ्वीराज चौहान जो है महोबा के पास हमला किया। अब महोबा के जो राजकुमार हैं वह जो है कन्नौज के शासक को, यानी कि किसको? जयचंद को पत्र लिखते हैं। अब पत्र में यह आग्रह करते हैं कि यह संदेश
आल्हा रुदल के पास पहुंचाया जाए किसी भी तरह से। आल्हा रुदल के पास एक सेना नायक जाता है और वो संदेश सुनाता है और कहता है कि मुझे आपकी आवश्यकता है। आज राज्य धर्म का समय है और राज्य को आप दोनों योद्धा की आवश्यकता है। से उदल जो है वो कहता है नहीं जाना है भैया, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये आदमी हम लोगों को मार के भगाया, हम लोग पे आरोप लगाया, हम लोग इतना कुछ किए इनके लिए, लेकिन ये आरोप लगाया। वही बात इनकी माता जी सुन रही थी एक रूम में। वो रूम से निकलती है बाहर, कौन? देवलती। और रूम से निकल के बाहर बोलती है कि पुत्र, एक योद्धा, एक राजकुमार के लिए उसके राज्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और आपका राज्य धर्म यही कहता है कि जब आपका राज्य संकट में हो तो आप उस राज्य के लिए खड़े रहिए। उसकी माता का जब बात ये सुनता है और माता आदेश देती है कि आप दोनों को जाना होगा, बस कुछ नहीं, आल्हा रुदल आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं कहाँ? महोबा की ओर। उधर कन्नौज के शासक या जो है अपना कहता है भतीजे को, जिसका नाम रहता है लाखन, जिसका नाम रहता है लाखन, और उस लाखन को कहता है कि आप 50,000 सैनिकों के साथ इनके जाइए, साथ में आल्हा रुदल के साथ में जाइए। 50,000 सैनिकों को लेकर लाखन, आल्हा और रुदल ये निकल पड़ता है कहाँ? महोबा की ओर। और महोबा में वहां पे जाता है, एक जगह रहता है कृति सागर, कृति सागर, और उस कृति सागर में जाके आल्हा रुदल जो है डेरा डाल देता है, डेरा डाल देता है। उधर पृथ्वीराज चौहान का सेना नायक क्या नाम है? चामुंडा राय। चामुंडा राय जो है आल्हा रुदल को देखता है, अब बहुत क्रूर निगाहों से देखता है। उधर चामुंडा राय अपना सेना के साथ, इधर आल्हा रुदल अपना सेना के साथ, और इधर चामुंडा राय जो है आल्हा को ललकारता है। आल्हा को कहता है, ए आल्हा, ध्यान से सुन, उस वक्त तो तूने मुझे खदेड़ दिया था ना, आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, याद रखना इस बात को। तो आल्हा जवाब देता है, आल्हा जवाब देता है उसको कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पर छाए हुए घंघोर बहुत देखे हैं, और नाला कहता है समंदर से उड़ना सीखो, हमने बरसात के शोर बहुत देखे हैं। और यह बोलकर जो है हमला शुरू हो जाता है। और हमला जब होता है तो कहा जाता है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है ना? जीत हो जाती है, जीत हो जाती है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट अभी और है। आल्हा रुदल इस युद्ध में मारे नहीं गए हैं, इनका मृत्यु कुछ और कारण से होता है, आगे दूसरा युद्ध में होता है, इसमें मारे नहीं गए थे। आल्हा का बेटा था, अब युद्ध हो गया, पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत चुका है, ठीक है। अब ये लोग पहुंचता है यहाँ पे। आल्हा जो है, आल्हा का एक बेटा रहता है, इसका रहता है इंदल। आल्हा का बेटा रहता है इंदल, और रुदल का बेटा नहीं रहता, याद रखना, रुदल का बेटा नहीं रहता। अभी भी याद रखना, महोबा पे पूरा अधिकार नहीं हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। महोबा के प्रदेश पे अधिकार हुआ था, अगल बगल के प्रदेशों पे। महोबा पे कमांड उसी शासक का था,
समझ रहे? अब आल्हा रुदल के बारे में कहा जाता है कि आल्हा का बेटा रहता है जिसका नाम रहता है क्या? इंदल। इंदल पहुंचता है रुदल के पास और कहता है चाचा मैं भी आपके साथ चलूंगा गंगा स्नान करने के लिए। रुदल कहता है कि पहले पापा मम्मी से अपना आज्ञा ले लो, वो मानेंगे तब तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि रुदल तुम, ये आपका भी बेटा है, लेकिन रुदल का अपना बेटा नहीं है। उसके बाद रुदल जो है और उसका भतीजा यानी कि इंदल जो है वो चला जाता है। इंदल चला जाता है, आगे बढ़ते हुए जाता है और वह पहुंच जाता है कहाँ? गंगा स्नान के लिए। अब गंगा स्नान करने के बाद जो है वह एक मेला में जाने को हट करने लगता है। कौन? इंदल। इंदल जो है वो कहता है रुदल से कि चाचा मुझे उस मेला में घूमना है। चाचा रुदल कहता है कि देखो बेटा हम लोगों का दुश्मन बहुत ज़्यादा है इधर उधर, तो जितना जल्दी हो घूम फिर के आ जाना कैंप में, ठीक है? तो इंदल जाता है और इंदल जब जाता है घूमते रहता है तो उसको एक लड़की दिखाई देती है। इंदल को नहीं, इंदल को देखती है एक लड़की और उस लड़की का नाम रहता है चित्रलेखा। अब वो एक रानी रहती है। चित्रलेखा देखती है उसको और उसके बाद इंदल को कहती है कि मुझे आप बहुत पसंद आ गए और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इंदल कहता है कि ना ये ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमको पसंद किए और हम आपसे विवाह कर लिए, ऐसा थोड़ा होता है। तो इंदल कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो जैसे ही नहीं करेंगे बोलता है तो आपको चित्रलेखा जो अपना सेना लोग को आदेश देती है, पकड़ पकड़ता है और उसको कैद कर देता है और सेना को बोलता है चित्रलेखा कि पिताजी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किसी को कैद करके रखा है, ठीक है? अब कैद करके रखा है। अब रुदल परेशान कि भतीजा गया कहाँ। अब इसका मामा जो रहता है ना, उसको एक और मौका मिलता है कि आपस में लड़वा दीजिए और लड़वाने के बाद दोनों अपने आप में ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये जब बात पहुंचता है महोबा पे और जब आल्हा को पता चलता है कि मेरा बेटा को मार दिया गया रुदल के द्वारा, तो किसी का भी बेटा को अगर हत्या होगा तो उसके पिता तो भाई यहाँ तो गुम हो चुका है। रुदल कहता है जाके कि नहीं मैंने नहीं मारा है, वो मेला गया था घूमने के लिए और मेला में कहीं वो गुम हो गया। लेकिन यहाँ आल्हा को इतना कान भर दिया जाता है कि वो मानने को तैयार नहीं रहता है कि नहीं मेरे बेटा को हो ना हो तुम ही ने मारा है, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई संतान तो है ही नहीं, तुम क्या जानो संतान का क्या होता है। आल्हा जो है बेचारा रुदल जो है वो राज्य छोड़ के चला जाता है अपना ससुराल। और ससुराल पहुंचने के बाद अपने जो ससुराल में साला रहता है राजा, उसको कहता है अपना परिस्थिति से अवगत करवाता है कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा समय आ गया है, मेरे साथ में मेरा भतीजा इंदल को किसी ने कैद कर लिया। तो राजा कहता है कि आप चिंता ना करें, हम अपना गुप्तचर को भेजते हैं और गुप्तचर को जो है पता लगाते हैं कि वो कहाँ है। गुप्तचर गया, पता लगाया, पता चला कि उस मेला में एक राजकुमारी आई थी, राजकुमारी का चित्रलेखा था। वो चित्रलेखा जो है वो इंदल को पकड़ के रखी हुई है। बस ये बात कान में जाना था किसको? रुदल को। पहुंच गया उसके बाप के पास। अब बाप को कहा कि ये तलवार देख रहे हैं ये तलवार से गर्दन डायरेक्ट अलग। कहाँ है मेरा भतीजा, कहाँ है मेरा बेटा? कहता है कौन बेटा? आपके दरबार में आपकी बेटी मेरा बेटा को जो है पकड़ के रखी, बंदी बना के रखी। तो आता है, उसकी बेटी को बुलाया जाता है चित्रलेखा को। चित्रलेखा को जब देखता है रुदल, तो रुदल जाता है सामने, बोलता है बता किधर है? चित्रलेखा बोलती कि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ और मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ
और ये मानने को तैयार नहीं थे, ये हट कर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें कैद कर लिया था। रुदल कहता है यार तुम प्यार करी, हट किया, अब परेशान तो हम हुए ना हुए, घर द्वार से हम चले गए। फिर अपना भतीजा को वो लेता है और लेने के बाद चला जाता है उदल के पास और कहता है लो ये तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पुत्र। उसका शब्द रहता है तुम्हारा पुत्र। उसकी आंख में आंसू आ जाता है, रुदल की आंख में आंसू आ जाता है जब ये कहता है तुम्हारा पुत्र। तो उदल जो देख के उदल के भी आंखों में आंसू आ जाता है कि मैंने उस भाई पे शक किया जो भाई मेरे हर वक्त मेरे ढाल बन के हर समय मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने उस भाई पे शक किया। और उदल और आल्हा दोनों रोते हुए एक दूसरे को गला मिलते हैं और आल्हा कहता है उदल से मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ जो अत्याचार किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन उदल कहता है कि नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई, हमारे पिता समान हैं, मेरे पिता तुल्य है, भाई हो तो ऐसा, पिता तुल्य, आपका अधिकार है मेरे पे, आपका अधिकार है मेरे पे, आप हमें दंडित कर सकते हैं। इसके बाद आल्हा और उदल एक हो जाते हैं और फिर कहा जाता है कि किसी युद्ध में जो है आल्हा और उदल की किसी मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में। तो इस प्रकार से आल्हा और उदल का पूरा कहानी आप देखें। बताइए कैसा लगा कहानी? अच्छा लगा? मज़ा आया? तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।